टैलेंट की कमी नहीं थी, ट्रॉफीज की कमी नहीं थी, लेकिन एक क्वेश्चन हमेशा स्टक रहा, क्या गैरेथ बेल अपने कैरियर में वो बन पाए जो वो बन सकते थे। एक ड्रीम जो स्काई हाई था लेकिन शायद पूरा नहीं हो पाया, बट वाई। आज हम ये मिस्ट्री डिकोड करेंगे। तो रेडी हो जाओ एक जर्नी के लिए जो आपको दिखाएगी कि इस स्टोरी में क्या मिसिंग था। जब गैरेथ बेल का नाम सुनने से सबसे पहले माइंड में आता है पेस, पावर और वो लेफ्ट फुट जो किसी भी मैच का आउटकम बदल सकता था। बट ठीक उसके बाद एक और थॉट आता है, क्या बेल अपने पोटेंशियल तक कभी पहुंच पाए। लेट्स ब्रेक इट डाउन फ्रॉम हिज अर्ली डेज टू रियल मैड्रिड हाइज एंड लोज और समझते हैं कि बात कहाँ बिगड़ गई। टैलेंट के वर्ल्ड में कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो अपनी पीक तक पहुंचते हैं और कुछ होते हैं जिनके साथ एक क्वेश्चन अलाइव रहता है, व्हाट कुड हैव बीन। आज बात करते हैं गैरेथ बेल की, एक ऐसे प्लेयर की जो हेडलाइन तो बनाते थे लेकिन अपनी लेगेसी पर हमेशा एक व्हाट इफ का टैग छोड़ गए। बेल की जर्नी शुरू होती है साउथहैम्पटन से, जहां उन्होंने एक लेफ्ट बैक की पोजीशन में डेब्यू किया। पर एक चीज तभी क्लियर थी, उनकी स्पीड और टेक्निकल एबिलिटी अलग लेवल की थी। सिर्फ 16 की एज में वो फ्री किक स्कोर कर रहे थे, जो एक्सपीरियंस वाले प्लेयर भी स्ट्रगल करते हैं। उनके बारे में एक फन फैक्ट है कि उनका स्कूल इतना इम्प्रेस था कि उन्होंने मैचेस के टाइम उनको लेफ्ट फुट यूज करने से बैन कर दिया था, ताकि गेम थोड़ा फेयर हो। ये बात टॉटनहैम ने जल्दी समझ ली और स्पर्स के लिए उन्होंने एक नई पोजीशन में ट्रांजिशन करना शुरू किया, जो कि था अटैकिंग विंग। बस यही पॉइंट था जहां से गैरेथ बेल की सुपरस्टार जर्नी शुरू होती है। टॉटनहम के लिए उनका परफॉर्मेंस एक सुपरनोवा की तरह एक्सप्लोड हुआ। अगर आपको याद होगा कि 2010-11 का चैंपियंस लीग सीजन, जब उन्होंने इंटर मिलान के अगेंस्ट वो इंसेन हैट्रिक मारा था, एक मैकन जो उस टाइम का बेस्ट राइट बैक माना जाता था, उसको बेल ने अपने मैच में रिटायर मोड में डाल दिया। तभी वर्ल्ड को समझ आया कि गैरेथ बेल सिर्फ प्लेयर नहीं है, एक अनस्टॉपेबल फोर्स है। स्पर्स के लिए 2012-13 का सीजन तो नेक्स्ट लेवल था। उन्होंने 21 प्रीमियर लीग गोल्स मारे और उनकी लॉन्ग रेंज स्ट्राइक काफी आइकॉनिक बन गई। उनका जो लास्ट मिनट गोल वेस्ट हैम के अगेंस्ट था वो अब तक याद किया जाता है। 2013 में रियल मैड्रिड ने उन्हें 100 मिलियन यूरोज में साइन किया, जो उस टाइम का वर्ल्ड रिकॉर्ड ट्रांसफर फी था। एक्सपेक्टेशन तो स्काई हाई थी, लोगों ने सोचा था कि बेल रोनाल्डो के साथ एक लेजेंडरी पार्टनरशिप बनाएंगे और बेल ने डिलीवर भी किया। स्टार्टिंग में कोपा डेल रे का वो गोल याद ही होगा जब बेल ने मार्क बार्ट्रा को लिटरली आउट ऑफ द पिच भगा दिया। दैट स्प्रिंट सिंबलाइज एवरीथिंग बेल वाज, शेयर पेस, स्ट्रेंथ और क्लच मोमेंट्स का मास्टर। मीडिया और फैंस रोनाल्डो और बेल की पार्टनरशिप को सिर्फ ऑन पिच केमिस्ट्री तक लिमिट करते हैं, पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि उनका ऑफ पिच रिलेशन काफी कॉम्प्लेक्स था। रोनाल्डो रिपोर्टेडली उनके वर्ल्ड ट्रांसफर फी से इनिशियली खुश नहीं थे, क्योंकि वो उनके स्पॉटलाइट को शेयर कर रहे थे। रोनाल्डो के साथ ट्रेनिंग में बेल का फोकस हमेशा ये होता था कि वो शूटिंग और फ्री किक डील्स में उनसे बेटर करें। वो साइलेंट कंपटीशन बेल के मेंटल गेम और स्ट्रॉन्ग बनाता था। गैरेथ बेल और चैंपियंस लीग तो मेड फॉर ईच अदर थे। 4 चैंपियंस लीग टाइटल उन्होंने जीते और उनका इम्पैक्ट हर फाइनल में क्रूशियल था। लेकिन 2018 का वो फाइनल सबसे रिमार्केबल था। वो बाईसाइकिल किक जो लिवरपूल के अगेंस्ट मारा, उससे बड़ा गोल शायद ही कोई फाइनल में देखा गया। और प्रॉब्लम ये थी कि जितने बड़े मोमेंट्स उन्होंने दिए, उतनी ज्यादा कंट्रोवर्सीज भी आई। इंजरी काफी कॉमन हो गई थी और मैड्रिड फैंस उनके इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस की वजह से क्रिटिकल होने लगे थे। अब इंजरीज की बात कर ही रहे थे, ये बता दें कि बेल के करियर का सबसे बड़ा रोड ब्लॉक उनकी इंजरीज थी। उनका एक्सप्लोसिव प्लेइंग स्टाइल जिसमें पेस और शार्प टर्न्स होते थे, वो उनकी बॉडी के लिए काफी डिमांडिंग था। हर सीजन में मल्टीपल इंजरी होती थी और वो अपने फुल रिदम में कभी कंसिस्टेंटली वापस नहीं आ पाए। लेकिन इंजरी सिर्फ एक पार्ट था। रियल मैड्रिड का एनवायरनमेंट काफी रूथलेस था। फैंस और मीडिया हमेशा क्रिटिसाइज करते थे, चाहे उन्होंने फाइनल्स में टीम को जिताया हो या डिसिसिव गोल्स मारे हो। बेल को मीडिया ने काफी डिमोनाइज किया जब उन्होंने गोल्फ खेलने के हॉबी ओपनली एक्सेप्ट किया। वेल्स, गोल्फ, मैड्रिड इन दैट ऑर्डर, ये बैनर तो आपको याद ही होगा जो उन्होंने वेल्स के लिए वर्ल्ड कप क्वालिफाई करने के बाद डिस्प्ले किया था। एक और बात जो ऑफन इग्नोर होती है वो है रोनाल्डो का शैडो। बेल जब मैड्रिड आया तब रोनाल्डो अपनी एब्सोल्यूट पीक पर थे और मैड्रिड का सेटअप हमेशा रोनाल्डो सेंट्रिक रहा है। बेल चाहे जितना कंट्रीब्यूट कर ले, उनका लाइमलाइट हमेशा लिमिटेड रहा। उसका एक एग्जांपल ये है कि 2018 का चैंपियंस लीग फाइनल जितवाने के बाद भी फैंस और मीडिया ने ज्यादा फोकस रोनाल्डो के परफॉर्मेंस पे किया। 2020 में जब बेल स्पर्स वापस आए तो लगा कि शायद वो अपनी करियर को एक और पीक पर ले जाएंगे, बट इंजरीज और फॉर्म का एब्सेंस वहां भी उन्हें लिमिट करता था। और फिर 2023 में सिर्फ 33 की एज में उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। 33 की एज में प्लेयर्स अपने प्राइम के आसपास होते हैं, पर बेल की जर्नी वहीं खत्म हो गई। तो ये बात तो क्लियर है कि गैरेथ बेल अपने फुल पोटेंशियल तक शायद कहीं पहुंच ही नहीं पाए। इंजरीज, इनकंसिस्टेंट फॉर्म और रियल मैड्रिड का टॉक्सिक एनवायरनमेंट, ये सब फैक्टर्स थे। बट एक बात क्लियर है, उन्होंने जो मोमेंट्स दिए हैं वो फुटबॉल हिस्ट्री के
सबसे आइकॉनिक मोमेंट्स है। उन्होंने वेल्स को वर्ल्ड कप तक ले जाने का सपना पूरा किया और अपनी कंट्री के लिए हमेशा हीरो बन के रहे। गैरेथ बेल अपनी कंट्री वेल्स के लिए सबसे ज्यादा पैशनेट रहे हैं। एक बार उन्होंने बोला था कि अगर उनको चूज करना पड़े बिटवीन प्लेइंग फॉर रियल मैड्रिड या वेल्स तो उनका आंसर हमेशा वेल्स होगा। यूरो 2016 के टाइम पे उन्होंने पूरा टूर्नामेंट प्रैक्टिकली अपने शोल्डर्स पे कैरी किया। वेल्स को सेमीफाइनल तक ले जाना ये उनका बिगेस्ट इंटरनेशनल अचीवमेंट था। एंड में गैरेथ बेल का नाम हमेशा एक मिस्ट्री रहेगा, एक ऐसे प्लेयर का जो कभी अनस्टॉपेबल फोर्स था लेकिन इंजरीज और सर्कमस्टेंसेस की वजह से अपने ट्रू पोटेंशियल तक कभी नहीं पहुंच सका। तो आपको क्या लगता है, क्या बेल को फुटबॉल फैंस ने अंडर वैल्यू किया या उन्होंने अपने करियर को प्रायोरिटी नहीं दी? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली बार, तब तक टेक केयर एंड कीप लविंग फुटबॉल।